एफआईएस डीआईएस का एक्शन डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए कैसा रहा, चलिए आपको वो दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आंकड़े आप देख रहे हैं। लगातार कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली का दौर जो है वो अब भी जारी है। 1853 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस ने की। वहीं 1951 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। 790 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शंस की अगर बात करें 7327 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली आती हुई। स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े जो है खरीदारी के हैं। एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 849 करोड़ की खरीदारी की है और स्टॉक ऑप्शंस में 20 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली यहां पर हम देख रहे हैं कैश मार्केट की सिचुएशन में एफआईएस की बिकवाली लगातार जारी है और डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। चलिए ये सारे के सारे संकेत लेकर चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे जानते हैं कि आज के लिए बाजार की रणनीति क्या बनती हुई दिख सकती है। हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ गए हैं। नितिलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। भारतीय बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद आज खुलने वाले हैं। सेंटिमेंट्स आपको आज के लिए कैसे नजर आ रहे हैं? टेक्निकली इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या होगा? गुड मॉर्निंग मैम। अगर इंडेक्स की बात करेंगे हम लोग तो देखो एक टाइट रेंज में चल रहा है। ऊपर में 7150 से लेके 7180 और नीचे में 16,950 है। उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है। जिस भी साइड का ब्रेकआउट देगा हमें ऊपर में 100 से लेके 200 पॉइंट का फिर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि हम लोग निफ्टी के ऊपर शॉर्ट्स है, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर में देखेंगे सेलिंग प्रेशर काफी देखने को मिल रहा है। तो जब तक हम लोग 17,400 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तो शायद से हम लोग बड़े ट्रेंड के लिए तैयार नहीं हो रहे। एक टाइट रेंज में चल रहे हैं, सीमित दायरे में चल रहे हैं, तो दोनों साइड के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर में अगर 17,150 के आसपास अगर मिलता है तो हम लोग एक बार शॉर्ट जा सकते हैं और स्टॉप लॉस जो होगा वो 17,230 रुपए का होगा और फिर से नीचे में टारगेट हम लोग 17,050 से लेके 17,000 ये दो टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर दिखेगा? आपके स्टॉक रिकमेंडेशंस क्या हैं? इसमें मेरे 2 सेल होंगे और एक बाय होगा। अगर हम लोग बजाज ऑटो को डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक अच्छा खासा बिकवाली का प्रेशर हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा अगर ऊपर मिलता है 3650 से लेके 3660 ये जोन में अगर मिलता है तो हम लोग 3720 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 3550 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और दूसरा जो मेरा काउंटर है वो है एमएनएम अगर 920 का लेवल ब्रेक कर देगा तो 927 के स्टॉप लॉस के साथ हमें बिकवाली करना है। 910 रुपए का पहला टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो मेरा 900 रुपए का टारगेट होगा। और नेक्स्ट जो मेरा होगा वो इन्वेस्टमेंट पीक है। एनएचपीसी को ध्यान में रखे, जब इसमें ब्रेकआउट आएगा 35 रुपीज के ऊपर तो ही इसमें लेना है। 31 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, टारगेट हम लोग 45 से लेके 50 ये दो टारगेट के लिए क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। बड़े चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आने की तैयारी कर रहा है एनएचपीसी का काउंटर। बिल्कुल नितिलेश जी, आपका शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए और साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी यहाँ पर बताने के लिए। तो क्लियरली नितिलेश जी की तरफ से हमें बजाज ऑटो और एमएनएम पर बिकवाली की कॉल्स आती हुई दिखी हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नितिलेश की राय भी फ्लैश होती हुई लगातार आप देख रहे हैं। इस बीच हमारे पास कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं जिस पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप एक बार बाय कॉल्स इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। कॉल्स एंजल 1 से आई हैं, एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा लॉरस लैब पर। इंडसइंड बैंक अगर खरीदारी का मन बनाकर चल रहे हैं, एक यहाँ पर आप देखिए 1040 की कॉल खरीदने की राय है। मई कॉन्ट्रैक्ट के लिए 45 के टारगेट्स को मानकर चलें। स्टॉप लॉस जो होगा वो 18 का आपको लगाना होगा। ध्यान रखिए इंडसइंड बैंक की एक कॉल है, एंजल 1 की तरफ से कॉल आती हुई दिखिए हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर जो है हम ठीक कर लेंगे। एंजल 1 की राय है, इंडसइंड बैंक की कॉल आती हुई 1040 की कॉल जो कि मई कॉन्ट्रैक्ट 26 मई की एक्सपायरी की है, इसे खरीदने की राय। 45 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 18 का स्टॉप लॉस लगाए। वहीं लॉरस लैब यहां पर भी खरीदारी की राय आती हुई दिखी है। पिछले कुछ दिनों से न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है जो कि स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। एंजल 1 का मानना है कि लॉरस लैब को भी खरीदा जा सकता है। 620 के टारगेट्स को मानकर चले, 580 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली 2 कॉल्स आपके पास इंडसइंड और लॉरस लैब जहां पर आपको खरीदारी करनी है और 2 कॉल्स नितिलेश के पास से आई हैं जहां पर बिकवाली की रणनीति आप बनाकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और LIC का IPO
मच अवेटेड आईपीओ, काफ़ी सारी चर्चा यहाँ पर होती हुई। आपको बता दें LIC आईपीओ आज से रिटेल के लिए खुलने जा रहा है। एंकर निवेशकों से आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। चलिए इसकी ज़्यादा डिटेल्स एक बार पूजा त्रिपाठी से समझ लेते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए LIC का जो आईपीओ है वो आज से खुल रहा है रिटेल निवेशकों के लिए, और एंकर निवेशक जैसा कि आप बता रही थी शानदार रिस्पांस मिला है। पूरा सब्सक्राइब हुआ है एंकर बुक, करीब 5.93 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जारी किए गए थे, और 949 की ऊपरी प्राइस बैंड पर 5,600 करोड़ जुटा लिए हैं, जिसके के आसपास का अनुमान भी लगाया जा रहा था सरकार की तरफ से कि एंकर निवेशकों की तरफ से इतना जुटाया जाएगा। तो शानदार रिस्पॉन्स मिला है एंकर निवेशकों की तरफ से। अब देखना होगा कि रिटेल की तरफ से क्या प्रदर्शन दिखता है, क्योंकि आज से ये आईपीओ खुल रहा है, 9 मई तक खुला रहेगा। बाकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर है, और 21,000 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की। इसके अलावा पॉलिसी जो धारक हैं उनको 60 रुपए और रिटेल को 45 रुपए प्रति शेयर के डिस्काउंट पर जारी किया जाएगा। और सरकार करीब 22 करोड़ शेयर्स जारी करेगी, और ऊपरी प्राइस बैंड पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप होने की बात की जा रही है। एक बार हम आपको इनके जो शेयर धारक है उनकी भी सूची बता देते हैं। जो विदेशी एंकर है इसमें वो है सिंगापुर सरकार, BNP पारिबास, सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी, सोसाइटी जनरल, इन्वेस्को इंडिया, सेंट कैपिटल फंड, ये कुछ इनके विदेशी निवेशक हैं। और अगर घरेलू एंकर निवेशकों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो नाम है उसमें SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और निपॉन लाइफ, ये कुछ ऐसे निवेशक हैं जहाँ से कि जिनकी तरफ से शानदार रिस्पॉन्स देखा गया। बाद से रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, जिसकी की एक पूरी कवरेज दिन भर ET नाउ स्वदेश पर जारी रहेगी। ओके पूजा, शुक्रिया LIC से जुड़े आईपीओ की इतनी सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का और नतीजों का। अब सोमवार के दिन बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए, कल पूरा दिन छुट्टी थी तब भी रिजल्ट्स आए। आइए वो सारे के सारे रिजल्ट्स कैसे रहे ये हम जान लेते हैं। बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के रिजल्ट्स को ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटानिया के आंकड़े पे फोकस रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो अबव एस्टिमेट्स आया, एक सरप्राइज़ आया है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले, रेवेन्यू इनलाइन आई है, पैट अबव है, और मार्जिन्स भी जो अनुमान से बेहतर आए हैं। देखा जाए तो आपके जो पैट में लगभग 6% का उछाल देखने मिला। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है, और ये एक्सपेक्टेशन थी कि लो सिंगल डिजिट रहेगी। तो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम आउट परफॉर्मेंस देखने मिली, और HUL के भी जो नतीजे तो यहाँ पे भी देखने मिले। तो आप ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन कंसर्न ज़रूर कंपनी ने जो है व्यतीत किए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नंबर्स आया है। टाइटन के जो एस्टिमेट्स मिस हुए आंकड़े में, रेवेन्यू हालांकि इनलाइन देखे गए थे, लेकिन पैट और एबिटा मार्जिन यहाँ पे दबाव देखने मिला है। और ये पार्शियल लॉकडाउन हुई है, वॉलेटिलिटी गोल्ड प्राइसेस में हुई है, और उनकी जो आपकी जो गोल्ड रेवेन्यू सेगमेंट है वहाँ पे भी जो है थोड़ी सी डाउनटिक देखने मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल जो है टाइटन के थोड़े से वीकिश नतीजे आए हैं। उसके अलावा टाटा स्टील के जो नतीजे हैं वो थोड़े मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यू जो है आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं, हालांकि जो एबिटा है और मार्जिन है वहाँ पे कॉस्टिंग प्रेशर के कारण जो है दबाव देखने मिला है। एबिटा पर टन जो इनके ऑपरेशनल नंबर को ट्रैक किया जाता है, उन्होंने भी जो है एक टाइप से ऑपरेशनल मिस किया गया है एस्टिमेट्स के अगेंस्ट। लेकिन डेट वो एक इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ पे एक डेट रिडक्शन हुआ है। ऑलमोस्ट 63,000 करोड़ का डेट हुआ करता था, और अब जो है ऑलमोस्ट इन अ ईयर डेट रिडक्शन लगभग 51,000 करोड़ का होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इनके रिजल्ट्स का। उसके अलावा बात करके हीरो मोटर के, तो यहाँ पे जो है ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े वीक नतीजे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू इनलाइन है, एबिटा और मार्जिन्स में मिस है, और पैट ये जो है इनलाइन आए हैं नंबर में। लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री का इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो बोल रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल की डिमांड है और स्कूटर की डिमांड है, एक टर्न अराउंड, पॉजिटिव टर्न अराउंड जो कमिंग मंथ्स में देखने मिलेगा। तो ऑफकोर्स इस चीज़ पे हमें फोकस रहेगा। तो ये 4 आपके निफ्टी कंपनीज़ के रिव्यू हमने आपको बताए। इसके अलावा फिर ट्रिगर्स, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए? अब आपको जो है सबसे पहले जो है अदर अर्निंग्स के बारे में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के आंकड़े आए हैं, मैं जल्दी से बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं ऑलरेडी। ऑपरेशनल नंबर्स गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अच्छे आए थे, तो ऑफकोर्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं सेल्स के ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। तो ये ज़रूर फोकस में रहने वाला रियल एस्टेट स्टॉक। अदानी विलमार के मिले जुले नतीजे आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू लगभग 4% भागा है। हालांकि जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है उसके कारण ग्रॉस जो
मार्जिन्स है वहाँ पे थोड़ी सी इम्पैक्ट देखने मिली। एलेंबिक फार्मा के जो है वीक नतीजे देखने मिले। ऑलरेडी फार्मा सेक्टर में जो है प्राइसिंग प्रेशर का दबाव देखने मिल रहा था और इसके अलावा जो है बॉटम लाइन नंबर्स में भी दबाव देखने मिला है। M&M फाइनेंशियल के जो है लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। और इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है मिले जुले नतीजे आए हैं। रेवेन्यू लगभग 17% बढ़ा है, लेकिन एबिडा और मार्जिन्स उसमें जो एक थोड़ी सी डाउन टिक देखने मिली है कॉस्टिंग प्रेशर के साथ। कैस्ट्रॉल की जो नंबर्स है फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 22 का है और देखा जाए तो जो रेवेन्यू है लगभग 9% भागा है और जो प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश 7% रहा है। तो ये स्टॉक पे भी फोकस रहेगा। सारेगामा लेकिन जो है एक पिक ऑफ द स्टॉक्स है स्मॉल कैप स्पेस में, इसलिए हमने लिया। बहुत शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में 46% का उछाल, पैट में भी उछाल मिला है और फ्यूचर टेक की जो गाइडेंस है रॉयल्टीज़ को लेकर, तो इस पे स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा JSW एनर्जी के जो है स्ट्रॉन्ग नतीजे देखने को मिले हैं। आपके जो रेवेन्यू में लगभग 55% का ग्रोथ और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे लगभग 80% का ग्रोथ देखने मिला है। अदानी एंटरप्राइज है लार्ज कैप स्टॉक, यहाँ पे जो है रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिला। 33% टॉप लाइन ग्रोथ है और स्टॉक में भी आप कह सकते हैं कि कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से जो है आप कह सकते हैं घाटे से मुनाफे में आए। आखिर में बात करेंगे सिम्फनी के शानदार नतीजे देखने मिले और याद रखिए समर का डिमांड का थीम चल रहा है। यहाँ पे भी रेवेन्यू में लगभग 87% का ग्रोथ देखने मिला है। बिल्कुल, तो ये हुई नतीजों की बात और इसके अलावा खबरें भी हैं जिस पर नज़र रखनी है। आप शरद खबरें भी बता दीजिए। की भी लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो सबसे पहले टाटा स्टील फोकस में रहेगा। ऑफ कोर्स उनके नतीजे आए थे, लेकिन कंपनी ने जो है शेयर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। 10:1 का रेशियो पे रखा है। वोल्टस भी रहेगा उनकी कंपनी पे। यहाँ पे उनको जेवी पैक्ट हुई है हाईली इंटरनेशनल जो एक हांगकांग की आइडेंटिटी है, जहाँ पे इन्वर्टर कंप्रेसर जो होती है रूम एसी के लिए, उनके लिए करार किया गया है। अदानी विल्मार में भी फोकस है। एक इंपॉर्टेंट मर्जर एंड एक्विजिशन है जो रिसेंटली लिस्टेड हुई थी कंपनी, तो वो कोहिनूर की जो ब्रांड राइस है वो जर्मन की जो MNC कंपनीज है उनसे डोमेस्टिक राइट्स इंडिया के लिए है। तो राइस सेगमेंट स्पेशली बासमती राइस सेगमेंट में जो है ये एक्विजिशन देखा गया। SBI कार्ड्स में जो है CFO नलिन नेगी ने जो है इस्तीफा दे दिया है। औरोबिंदो फार्मा में भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जहाँ पे सब्सिडरी यूजिया फार्मा के साथ USFDA की एक मंजूरी मिल गई है और ये जो है उनके बोटेजोमिब इंजेक्शन के लिए है। रेलटेल कॉर्प में जो ऑर्डर्स पे ऑर्डर आ रहे हैं और एक और ऑर्डर आया है जो साउथ वेस्ट रेलवे का है, लगभग 107 करोड़ रुपए का है। हाई बीटा स्टॉक है तो इस पर फोकस रखिएगा। जाइडन लाइफ साइंसेज, यहाँ पे उनको जो है फाइनल लॉर्ड मंजूरी मिल गई है USFDA से उनके बोटेजोमिब इंजेक्शन के लिए। और आखिर में जो है राइट्स फोकस में रहेगा। IIT गुवाहाटी के साथ जो है उन्होंने एक MOU साइन किया है इंफ्रा वर्क्स के लिए। बिल्कुल शरद, ढेर सारी खबरें, ढेर सारे रिजल्ट्स रहे। आपका काम सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन ये सारी की सारी खबरें भी ढेरों इंपॉर्टेंट हैं और इसके इम्पैक्ट भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें और रिजल्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर से पूजा से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कुछ कह रही हैं। पूजा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं? जी, इन नतीजों पर ही ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। शुरुआत सबसे पहले टाटा स्टील से करते हैं। CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य 1750 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। हर पैमाने पर इनका कहना है कि प्रदर्शन काफी मजबूत है। यूरोप कारोबार में लगातार जो बढ़त है वो बरकरार है। शेयर में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन आने वाले समय के लिए वेल प्लेस्ड है और आकर्षक नजर आ रहा है। JP मॉर्गन ने टाटा स्टील में ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य 1940 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। लगातार एक और साल अर्निंग अपग्रेड देखने को मिला। यूरोप और भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और FY23 के लिए जो EPS अनुमान है अपना वो भी 24% से बढ़ा दिया है। अब आगे बात करते हैं टाइटन की। यहाँ पर भी दो रिपोर्ट आई है। CLSA ने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य 2540 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। उनका कहना है कि चौथी तिमाही में जो ग्रोथ थी वो काफी धीमी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। इसके अलावा JP मॉर्गन ने भी टाइटन पर अपनी रिपोर्ट जारी की। न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य 2575 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। व्यू ओवरऑल सेम ही नजर आ रहा है। चौथी तिमाही में एक धीमी ग्रोथ, लेकिन अप्रैल से इनका मानना है कि मोमेंटम अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा JSW एनर्जी पर CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। बिकवाली की राय बरकरार है। लक्ष्य 168 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। वित्त वर्ष 22 जो अंत हुआ है वो एक कमजोर नोट के साथ अंत हुआ। कोर कामकाजी मुनाफे में भी हम देखेंगे तो केवल 3% की बढ़त देखने को मिली, जो कि अनुमान से कमजोर थी। तो ये एक रिपोर्ट JSW एनर्जी पर। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेजेस हमें बताने के लिए। तो चलिए ब्रोकरेज खबरों वाले शेयर्स, कौन से रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद और कल की छुट्टी में आए, ये सारे हमने जाने। और
क्लियरली हमारा काफ़ी हद तक एक डिटेल्ड रिव्यू भी हो गया किन चीज़ों पर आज एक नज़र रखी जा सकती है और कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर भी हमें एक बार नज़र रखनी है। कमोडिटी मार्केट्स पर क्या कुछ आज करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी बिल्टअप होती हुई दिख सकती है, सब कुछ जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। एक तो अक्षय तृतीया का त्यौहार कल ही गया है और बुलियन मार्केट में तो धूम हमने देखी ही कल किस तरह से शगुन के तौर पर लोग अक्षय तृतीया पर गोल्ड सिल्वर की खरीदारी लगातार कर रहे थे। क्या लगता है सोने चांदी की चाल आगे कहां तक जाएगी? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी, आपको और सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। जनरली हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया पे सबको गोल्ड लेने का चाव रहता है। कल हमने देखा भी कि सोने और चांदी में बड़ी गिरावट के बाद एक रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी। बट कहीं ना कहीं अभी भी जो फोकस है वो फेड की बैठक के ऊपर है जो आज और कल चलनी है, जहाँ पे उम्मीद है कि 0.5 से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होते हुए दिखाई देगी 20 साल में पहली बार। लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन कंसर्न्स बन रहे हैं, तो टाइमिंग तो हमने ऑलमोस्ट करीबन $100 से ज्यादा की गिरावट पिछले महीने में देखी है। बट डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें, जब तक 51-200 के ऊपर प्राइसेस होल्ड नहीं करता है, एक टेम्पररी फॉल बैक देखने मिल सकता है आज भी। बट ये प्योरली इंट्राडे व्यू रहेगा, यहाँ पे हम 51,000 पे बेच सकते हैं, जो 50,650 तक का लेवल गोल्ड में। वहीं चांदी में भी हमने देखा है कि गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा बिटन डाउन रही है बेस मेटल के कमजोर परफॉर्मेंस के चलते। तो 63,500 के करीब चांदी को भी बेचना चाहिए, 62,800 का। लेकिन ये आज जो रात को फेड का मीट है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का क्या स्टैंड रहेगा ये देखना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सोने चांदी में वापस बाइंग लौटती हुई दिखाई देती है। तो इंटरडे के लिए दोनों कमोडिटी बेच के चलनी चाहिए। ओके, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अच्छी कमोडिटी यहाँ पर चलनी चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अभी अजय जी की जो है आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वहाँ पर आप अगर गोल्ड सिल्वर में देखें तो पर्टिकुलरली यहाँ पर बिकवाली की रणनीति भी आती हुई एक बार दिखी है। अजय जी कच्चे तेल की चाल यहाँ पर आपकी राय क्या होगी, क्योंकि हल्की सी तेजी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ब्रेंट क्रूड $105 के पार भी जाता हुआ दिख चुका है। कच्चे तेल में हम देखें तो एक बड़ा दायरा बन चुका है। डोमेस्टिक मार्केट पे हमने 7500 से 8200 के बीच में ट्रेड करते हुए देखा। जिस ढंग से चाइना में लॉकडाउन और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर जो खराब आए हैं, ये कहीं ना कहीं क्रूड पे प्रेशर करता हुआ दिखेगा। नो डाउट रशिया से जो आउटपुट में कमी बताई जा रही है वो प्राइस को सपोर्ट भी करा, जिसके चलते कल हमने 8,000 का लेवल ऑलमोस्ट गेन कर चुके थे। बट हायर लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो फेड की मीट से पहले ये काउंटर, ओपेक की मीट से पहले ये काउंटर थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। आज के लिए 79.20 पे बेच के चलिए, 8,020 का स्टॉप लॉस रखिए, 76.50 तक का लेवल हम देख पाएंगे। बेस मेटल्स की चाल और एग्री कमोडिटी में अगर आज के लिए आपको इस स्ट्रैटेजी सुझाना चाहें? हाँ जी, पूरे बेस मेटल फैक्ट की बात करें तो चाइना फैक्टर बेस मेटल पे काफी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि चाइना में जो लॉकडाउन था वो कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न क्रिएट कर रहा था। साथ में हमने देखा जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर हमने शनिवार को आते हुए देखा, ये भी काफी नेगेटिव थे, जिसके चलते पूरे बेस मेटल में हमने पिछले 10-12 दिन से ही कंटिन्यू गिरावट दिख रहे हैं। कल थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया। कॉपर भी 760 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी बाइंग की जा सकती है 760 पे, 756 के स्टॉप लॉस से एक पुल बैक देखने मिल सकता है 770। बट ओवरऑल आउटलुक जो है वो फेड की मीट के बाद ही रहेगा। वहीं एग्री कमोडिटी के अंदर हमने सोमवार के सेशन में काफी बड़ी गिरावट सभी कमोडिटीज में देखी। बट कॉटन में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी। फंडामेंटल्स तो आगे के लिए तेज है, बट टाइमिंग लगता है एक पुल बैक मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल में भी आइस में हमने देखा कि 155 सेंट से प्राइसेस पुल बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को देखते हुए मई वायदा कॉटन में आज बिकवाली की जा सकती है 45,800 पे, जो डाउन साइड में 45,150 तक का लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल अजय जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपना नजरिया, अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त